गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू के करंट अफेयर्स एमसीक्यू के थ्रू, और जो डिस्कशन हमारा रहेगा उसके टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन सीआईसी को लेकर हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट को देखेंगे। नाक्स दैट इज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में देखेंगे। देन लेपिडोपेट्रा स्पीसीज एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में देखेंगे। हरिकेन डेल्टा क्या है इसको देखेंगे। सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर एक एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। देन एफएटीएफ को लेकर आर्टिकल्स थे, इसको डिस्कस करेंगे। टेक फॉर ट्राइबल्स को लेकर एक काफी इजी क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। एंड देन फाइनली टेलीमेडिसिन क्या है, इसके ऊपर एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। नाउ यूपीएससी के अंदर इसे कैसे अप्लाई करेंगे? जो लोग इस बार प्रीलिम्स देके आए उनको हो सकता है जब देखा उन्होंने आंसर कीज और कहीं ना कहीं उनके मार्क्स जो है काफी कम आ रहे हैं आंसर की से, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि 90 से 100 के बीच में बताई जा रही है। इवन तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके 80 से 100 के बीच में भी स्कोर आ रहा है, मतलब लेस देन 90 भी आ रहा है, तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि किसी का स्कोर काफी कम इससे आ रहा है, तो उस सिचुएशन में मैं उनको यही कहूंगा कि डू नॉट टेक इट एज अ फेलियर, कि जो इस बार आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर सक्सेस। जब आप सक्सेसफुल होंगे आपको समझ में आएगा इस चीज के बारे में दैट हाउ दिस फेलियर वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कम मार्क्स आपके क्यों आए और किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं। और फिर जब आपको सक्सेस मिलेगी, जो अल्टीमेट सक्सेस आपको मिलेगी, तब आपको समझ में आएगा कि फेलियर जो है वो सक्सेस से अलग नहीं है। देखिए, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ सक्सेस है, और फेलियर्स जो होते हैं वो आपको इतनी चीजें सिखा देते हैं जो कि सक्सेस शायद नहीं सिखा पाती। तो आपको जो पर्टिकुलर एग्जाम में इस बार आप परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, आपको उसको एनालाइज जरूर करना चाहिए। अपने फेलियर को एनालाइज जरूर करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, ताकि फिर वो फेलियर रहे ही ना, वो आपकी सक्सेस का ही पार्ट बन जाए और सक्सेस को फ्यूल करने में आपकी आगे आने वाले टाइम में हेल्प करे। चलिए, जो मॉक टेस्ट सीरीज 2021 है उसको हमने स्टार्टिंग से ही लॉन्च किया ताकि हम करंट अफेयर्स और वेरियस टॉपिक्स जो हैं लास्ट तक ना छोड़े, शुरू से ही प्रैक्टिस करते हुए चले, ताकि जब एग्जाम हो, जून में आपका एग्जाम है, मई के महीने में ऐसा ना लगे कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई है। तो इस वजह से हमने एडवांस में ही जो मॉक टेस्ट सीरीज है इसको स्टार्ट कर दिया है, ताकि अभी से ही आप प्रैक्टिस करते हुए चलें, और जब तक मई का टाइम आता है, मई जून आता है, तब तक आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफी अच्छी हो चुकी हो और आपकी परफॉर्मेंस में वो चीज दिखे। तो इसका जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है फ्री है, वो आप exam.netmock.com पे, या इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वहां से आप ट्राई कर सकते हैं। जो मार्क्स है, मार्किंग स्कीम आप जानते हैं कि आपको 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आप क्वेश्चन को ठीक कर पाते हैं तो आप दोबारा से अटेम्प्ट जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज के, जो कि बात करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की पूछा गया। इसको लेकर वेरियस स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द टर्म ऑफ सीआईसी, जो सीआईसी है फुल फॉर्म क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, इज फिक्स्ड एट 5 years। तो यहाँ पे 5 साल का टेन्योर उनका फिक्स किया गया है एज पर द अमेंडमेंट एक्ट 2019। इट रिमूव द प्रोविजन रिगार्डिंग डिडक्शंस इन सैलरी ऑफ द सीआईसी। तो इन्होंने क्या किया है, जो डिडक्शन होता था सैलरी ऑफ सीआईसी के अंदर, वो जो प्रोविजन है वो रिमूव कर दिए। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है सतर्क नागरिक संगठन के द्वारा, और इसमें बताया गया है कि अराउंड 2.2 लाख आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं सेंट्रल एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंदर। इस वजह से ये न्यूज थी और क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था, क्योंकि पेंडेंसी काफी ज्यादा है। और अभी रिसेंटली राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, तो इसको भी लेकर यहाँ पे डिस्कशन हुआ। तो यहाँ पे सीआईसी के बारे में बात करें तो पहले जो टेन्योर हुआ करता था 5 साल का हुआ करता था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो पूरी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है टू प्रिस्क्राइब द स्पेसिफिक टर्म। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है, क्योंकि ये पुराना टाइम दिया गया है, पहले ऐसा हुआ करता था, अब नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, अगर जो सैलरी है, अलाउंसेज है, सर्विस कंडीशंस है, चाहे वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की हो या फिर सीआईसी की हो, दैट विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस वजह से जो ये पर्टिकुलर क्लॉज हुआ करता था डिडक्शन सैलरी का, रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि सैलरी जो होगी अब ये कंडीशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब करी जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है, पहली गलत हो जाती है, आंसर आपका हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा। आरटीए अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात करें तो इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया और ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफी ज्यादा पावर दे दी गई है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, और वैसे भी इसके ऊपर जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी आज हम फॉर्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सीआईसी को लेकर ये पूछा गया है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2005, 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो इसके अंदर एक सीआईसी होते हैं और 10 से ज्यादा आईसीज नहीं हो सकते इसके अंदर। मे बी द कमीशन कैन ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, हाउएवर सुओ मोटो कॉग्निजेंस इज एब्सेंट। जो कमीशन है वो ऑर्डर कर सकती है किसी भी तरीके की इंक्वायरी किसी भी तरीके के मैटर पे, लेकिन सुओ मोटो कॉग्निजेंस की जो परमिशन है वो उनको नहीं है। सोचिए, चलिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सुओ मोटो पावर उनको दे रखी है। सुओ मोटो पावर होती क्या है, बेसिकली कमीशन जो है खुद ही अपनी तरफ से ही इंक्वायरी को स्टार्ट कर सकती है अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक या रीजनेबल ग्राउंड है इस इंक्वायरी को स्टार्ट करने का। कमीशन हैज द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट, जब इंक्वायरी कर रही होती है समन कर सकती है और किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर कर सकती है। देखिए होता क्या है, यूजुअली क्या होता है कि आपके और मेरे जैसे जो कॉमन पीपल है हम लोग कमीशन को अप्रोच करते हैं और आरटीए फाइल करते हैं किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को मांगने के लिए। ठीक है, तो हमने आरटीए फाइल करी कमीशन के अंदर और हमने कहा कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है इस तरीके से। लेकिन मान लीजिए किसी सिचुएशन के अंदर हमारा कोई रोल नहीं है इसके अंदर, लेकिन कमीशन को खुद लगता है कि एक ऐसा एरिया है जहां पर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड होनी ही चाहिए। ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड है, तो वहां पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो है वो लिया जाता है। मतलब खुद ही कमीशन किसी का वेट नहीं करती है आरटीआई फाइल करने का, खुद ही इंफॉर्मेशन जो है वो निकालने की कोशिश करती है। क्या इसे 2005 में बनाया गया था? तो यस, जो सीआईसी है इस ऑफिस को 2005 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और 10 से ज्यादा आईसीज नहीं हो सकते हैं। बेसिकली प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो डिसाइड करते हैं कि एक टाइम पर कितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर होने चाहिए। वो कहेंगे 5 तो 5 होंगे, वो कहेंगे 10 तो 10 होंगे, लेकिन 10 से ज्यादा किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। तीसरी स्टेटमेंट, कमीशन सुओ मोटो, मैंने आपको बता दिया कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस की पावर तो है, वो तो होती ही है। और इवन दो यहाँ पे अपॉइंटमेंट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन रेकमेंडेशन जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर को लेकर ये रेकमेंडेशन दी जाती है एक पर्टिकुलर कमेटी के द्वारा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ हमारा आंसर ए होगा। एक जो इनका ट्री है वो देख लीजिए, ऊपर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और उनके साथ 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं, नीचे सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट के बारे में। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नए फैक्ट्स हम इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली स्टेटमेंट इसको लेकर कहती है, इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक बाइनली। इसे रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है और बाइनली करता है। According to it, regional loss is largely driven by India. All countries will lose substantial shares of their GDP. तो रिपोर्ट क्या कहती है कि काफ़ी ज़्यादा लॉसेज जो है वो इंडिया का हुए हैं अभी कोविड-19 के टाइम पे, और सब्सटेंशियल शेयर जो जीडीपी का है वो ये लूज करेगा। 2020 एडिशन इज टाइटल बीटन और ब्रोकन इन्फॉर्मेशन इन कोविड-19। जो 2020 एडिशन इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का, उसका क्या नाम है, टाइटल क्या है? बीटन और ब्रोकन इन्फॉर्मेलिटी एंड कोविड-19। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले तो ध्यान रखिए, ये हम पहले चीज डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को निकालता है और बाइनली निकालता है। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि जो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट है वो कौन निकालता है। आईएमएफ दे देंगे आपको, आरबीआई दे देंगे, वर्ल्ड बैंक दे देंगे, तो 4 ऑप्शन इस तरीके से दे देंगे। ठीक है, और ये स्टेटमेंट अलग होकर भी आ सकते हैं कि इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, पहली स्टेटमेंट, इट इज रिलीज बाइनली। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में 2-2, 3-3 फैक्टर ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर यूपीएससी चाहे तो। यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। बात करें क्या यहाँ पे जीडीपी लॉस की बात हुई है, तो देखिए आपको पता है कोविड-19 के टाइम पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन हमारी जो होम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी ये चीज बता रही है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है जीडीपी का वो देखने को मिल रहा है और जो लॉसेज हैं वो हो रहे हैं, लेकिन रिकवरी जो है वो भी एक्सपेक्ट करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और थीम जो टाइटल है वो तो आपको जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा तो इसमें आप कोई कॉमन सेंस यूज नहीं कर सकते। तो यस, बीटन और ब्रोकन इनफॉर्मेलिटी एंड कोविड-19 इज द थीम। यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट है और आप में से काफी सारे लोगों से मैंने पूछा था साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी आती है, कॉमेंट सेक्शन में काफी सारे लोगों ने करेक्ट आंसर भी किया था। तो यहाँ पे साउथ एशिया की रिपोर्ट है, तो इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल को इंक्लूड किया गया। रिपोर्ट जो है वो प्रेडिक्ट करती है कि किस तरीके से स्कूल के क्लोजर की वजह से, जो स्कूल बंद करे हुए हैं
कोविड-19 के टाइम पे इंडिया की जो फ्यूचर अर्निंग्स है उसमें नुकसान हो सकता है, और एक जो प्रेडिक्शन दिया गया है वो $420 बिलियन के आसपास का दिया गया है। और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि इंडिया को नुकसान हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी भी हमारी ही है यहाँ पर। तो नेपाल को ज़्यादा नुकसान नहीं है, पाकिस्तान को भी एक सब्सटेंशियल लॉस हो रहा है, बांग्लादेश को भी हो रहा है, तो जिसकी इकोनॉमी जितनी बड़ी उसका नुकसान उतना ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि नाक्स के बारे में बात करता है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछा गया। इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज नोटिफाइड बाय सीपीसीबी इन 2009। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नाक्स को नोटिफाई किया था 2009 के अंदर। It has fixed a threshold for or PM 2.5 at 60 microgram per cubic meter for 24 hours and 40 microgram per annually हो सकता है। It has a dedicated focus policy for ultra fine particles। तो ultra fine particles के लिए एक dedicated इसकी पॉलिसी है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप एक तो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स के बारे में जान लीजिए। PM10 आपको पता है, पार्टिकुलेट मैटर 10, साइज के हिसाब से समझा रखा है। PM 2.5 अल्ट्रा फाइन आर द स्मॉलेस्ट, ठीक है, माइक्रो लेवल पे है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, अभी एक रिपोर्ट आई है, स्टडी करी गई है बेसिकली, एक इनसाइट्स ऑन बायोलॉजिकल रोल ऑफ अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स जिनका साइज कितना होता है, PM 0.25 से भी कम। तो जो आपका PM 2.5 है उससे 10 टाइम्स छोटे, उससे भी कम। प्रोस्पेक्टिव स्टडी फ्रॉम न्यू दिल्ली करी गई है जिसमें ये पाया गया कि हायर साइटोटॉक्सिसिटी ह्यूमन लंग्स के अंदर ये पाए गए हैं, और इस वजह से हेल्थ के ऊपर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो काफ़ी डेवस्टेटिंग है, ठीक है। अब नाक्स के बारे में बात करी जाए तो यस, सीपीसीबी ने इसे 2009 में बनाया था, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। और जो थ्रेशोल्ड इसका सेट किया गया है वो PM 2.5 का 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर 24 आवर्स एंड 40 तक किया गया। ये जो इसका लेवल है वो भी करेक्ट है PM 2.5 का, लेकिन अभी तक अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स जो सबसे डेंजरस है उसके ऊपर कोई डेडिकेटेड फोकस पॉलिसी नहीं है हमारी। तो तीसरी स्टेटमेंट, इट हैज़ अ डेडिकेटेड फोकस पॉलिसी, तो नो, इट डज नॉट हैव एनी डेडिकेटेड फोकस पॉलिसी। तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको अब ध्यान ये देना है कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं नाक्स के अंदर कौन कौन से कवर होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड आपका कवर होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड इसमें कवर होता है, पार्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5 इसमें कवर होते हैं, ओजोन इसमें कवर होते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस लेड इसमें कवर होता है, बेंजीन होता है वो भी इसमें कवर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें कवर होता है, साथ में आर्सेनिक इसमें कवर होते हैं, निकल भी इसमें कवर होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर करी जाती हैं, क्योंकि एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की यूपीएससी की आदत है, जिसमें पूछा जाता है कि नाक्स के अंदर या सफ़र के अंदर या फिर जो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करते हैं। 3 या 4 ऑप्शन दे देते हैं और फिर नीचे 1, 1, 2, 1, 2, 3 इस तरीके से दे दिया जाता है क्वेश्चन, और वहाँ पर फिर प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से नाक्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हमारा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है लेपिडोप्टेरा इज द ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स दैट इंक्लूड्स बटरफ्लाइज, मोथ्स एंड स्किपर्स। तो बेसिकली यहाँ पे बटरफ्लाइज के ऊपर एक क्वेश्चन है और पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पर्टिकुलर स्पीसीज को लेकर। तो यहाँ पे लेपिडोप्टेरा इज द ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स दैट इंक्लूड्स बटरफ्लाइज। तो एक लेपिडोप्टेरा जो है एक ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स होता है जिसके अंदर बटरफ्लाइज, मोथ्स और स्किपर्स को इंक्लूड किया जाता है। वेस्टर्न घाट आर होम टू मोर देन 35% लेपिडोप्टेरा स्पीसीज, जिसमें बटरफ्लाइज और मोथ्स आते हैं जो कि इंडिया में फाउंड किए जाते हैं। तो वेस्टर्न घाट के अंदर 35% इस स्पीसीज की बेसिकली संख्या है। अ स्टडी वाज कैरिड आउट बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI ऑन स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज एंड मोथ्स टू हैबिटेट्स हायर अप द माउंटेन्स। तो अभी एक रिसेंटली जो स्टडी करी गई ZSI के द्वारा, किसके ऊपर करी गई है, बटरफ्लाई की स्पीसीज के ऊपर, मोथ्स के ऊपर, माउंटेन्स की ऊंचाइयों के ऊपर। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी ये कहा गया कि राइजिंग एवरेज टेम्परेचर इन हिमालयन रीजन, ठीक है, तो मतलब स्टडी कहाँ करी गई होगी, वो हिमालयन रीजन में ही करी गई होगी। इसने क्या किया, सेवरल डजन स्पीसीज जो बटरफ्लाइज की हैं वो उनको और भी हायर प्लेसेस पे भेज दिया है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए हिमालय है, नीचे अगर बटरफ्लाई यहाँ पे इस हाइट पे रहती है, लेकिन क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, जो एवरेज टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, तो जो टेम्परेचर उनको यहाँ मिला करता था वो अब थोड़ी और ऊंचाई पे मिलेगा, तो वो हायर अप, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पे जा रहे हैं ताकि सस्टेन कर सके। क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है सर्वाइवल के लिए इन बटरफ्लाइज और मोथ्स को चाहिए, और वो अगर एक पर्टिकुलर हाइट पे नहीं मिल पा रहा है अभी किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो या कोई दूसरा रीजन हो, तो वो थोड़ा सा ऊंचाई पे जा रहे हैं ताकि जो एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वो उनको उस माउंटेन की ऊंचाइयों पे मिल पाए। ठीक।
ठीक है, तो ये पूरी स्टडी जो थी वो करी गई थी। यहाँ पे ये पाया गया कि पहले तो लेपिडोप्टेरा जो है एक ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स है जिसमें बटरफ्लाइज, मोथ्स, स्किपर्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाता है कि यस, ये जो बटरफ्लाइज और मोथ्स हैं वही इसमें मिल जाएंगे। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है। क्या यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स की बात करी जा रही? तो नहीं, मैंने आपको हिमालय का बताया, यहाँ पे हिमालय की बात करी जा रही है, वेस्टर्न घाट की बात नहीं करी जा रही, जहाँ पे 35% लेपिडोप्टेरा स्पीसीज है जिसमें बटरफ्लाइज और मोथ्स हैं वो मिलते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई तो ये दोनों निकल जाते हैं। और तीसरी स्टेटमेंट तो बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो ही जाती है, ठीक है, क्योंकि ए और डी आपने एलिमिनेट करें। थर्ड स्टेटमेंट तो बाय डिफॉल्ट करेक्ट होगी। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी एक रिसेंटली स्टडी करी है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी बी। तो एलिमिनेशन जरूर यूज करिएगा और कॉमन सेंस जरूर यूज करिएगा, क्योंकि देखिए अगर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कॉमन सेंसिकली आप बता सकते हैं कि यस, चांसेस अच्छे खासे हैं कि जिस चीज की बात करी जा रही है उसमें बटरफ्लाइज, मोथ्स और स्किपर्स को यूज किया जा रहा है। चलिए, प्री का मेंस का हमारा जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसे लॉन्च कर दिया गया है। उसे आप exam.netmock.com से पे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको वेरियस जो सीरीज है वो मिल जाती है और इवन मेंस की जो सीरीज है अगर आप उसको सेपरेटली भी, अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं अपकमिंग मेंस, तो इसको सेपरेटली भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और काफी सारे लोगों ने आंसर लिखने शुरू भी कर दिए। दे आर राइटिंग फैंटास्टिक आंसर्स, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है हरिकेन के बारे में। पूछा गया रिसेंटली हरिकेन डेल्टा मेड लैंडफॉल इन। तो हरिकेन डेल्टा ने लैंडफॉल कहां पे किया है अभी रिसेंटली? जापान में, फिलीपींस, यूएसए, इंडोनेशिया। सोचिए। चलिए, तो यूएसए स्टेट ऑफ लुजियाना के अंदर हरिकेन डेल्टा जो उसने लैंडफॉल किया है और अभी इट इज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द डैमेजेस। ठीक है, तो अगस्त की वैसे न्यूज है लेकिन दोबारा से इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और रिकवरी के ऊपर इसको लेकर न्यूज आ रही है अक्टूबर के अंदर भी कि रिकवरी जो अभी भी चल रही है, इस वजह से इस पे क्वेश्चन बनाया गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्टेट अभी फैक्चुअल क्वेश्चन है, सी इज द करेक्ट आंसर। हरिकेन डेल्टा जो है 10th हमारा स्टॉर्म है जो कि यूएसए के अंदर लैंडफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपको पता है कि जो हरिकेन होते हैं, जो साइक्लोन्स होते हैं, इसके नाम किस तरीके से रखे जाते हैं। और अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा तो वैसे भी एक ग्रीक अल्फाबेट है, तो ये अपने आप में पहला ऐसा ग्रीक अल्फाबेट है जिसको किसी हरिकेन को नाम करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, काफी सारे साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इसका मेजर कोज है, जिसकी वजह से जो अटलांटिक हरिकेन्स है वो काफी इंटेंसिफाई हो रहे हैं और फ्रीक्वेंसी इनकी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स इंक्रीज हो रही है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, गलत पूछा है, सही नहीं पूछा, ध्यान रखिएगा। पहली स्टेटमेंट कहती है सुपर कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर विद हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, कैसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो होती है हाई लेवल होती है दूसरे कंप्यूटर्स के कंपेरिजन में। परफॉर्मेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर इज कॉमनली in floating point operation per second, that is flops, instead of MIPS, million instruction per second। जो सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है वो फ्लॉप्स के अंदर होती है, MIPS के अंदर नहीं होती है। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डिजाइन एंड बिल्ड अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, मिहिर नाम दिया गया था उसको। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली ने एक MOU साइन किया है CDAC के साथ, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे के साथ, ताकि एक स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो इंस्टॉल किया जाए और ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बिल्कुल पार्ट जो है वो बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के बारे में अगर पहली स्टेटमेंट देखें, काफी कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है। सुपर कंप्यूटर किसी को सुपर क्यों कहेंगे? क्योंकि वो कंप्यूटर के कंपेरिजन में उसके अंदर कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस क्वालिटीज हैं। तो यस, पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाती है आपकी। सेकंड की बात करें, क्या फ्लॉप्स और मिप्स के बारे में स्टेटमेंट सही दी गई है? देखिए, जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। देखिए, मैं आपको साइज दिखा देता हूं पहले। सो दिस इज द सुपर कंप्यूटर, इट्स अनलाइक आवर ओन कंप्यूटर जो कि एक टेबल पे रखा होता है और जिसको हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। नाउ दिस सुपर कंप्यूटर, ये इसको रखने के लिए ही रूम्स, बड़े बड़े रूम्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो कंप्यूटिंग होगी कंपेयर टू आवर पर्सनल कंप्यूटर कितनी ज्यादा होगी। हमारे पास तो एक CPU होता है, ठीक है, और कई बार तो वो भी इनबिल्ट होता है आपके मॉनिटर के अंदर, तो साइज उतना ज्यादा नहीं होता है। तो प्रोसेसिंग स्पीड हमें बेशक से ज्यादा लगती हो, अगर हमें वीडियो प्रोसेसिंग करनी है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करना है, वीडियो गेम्स खेलनी है या फिर ऑनलाइन चैटिंग करनी है या फिर स्काइप यूज करना है, लेकिन यहां पर जो स्पीड होती है वो बिल्कुल ही एक अलग लेवल की होती है, थाउजेंड्स टाइम्स, मिलियंस टाइम्स ज्यादा होती है पर्सनल कंप्यूटर से। तो यहां पे उसको मेजर किया जाता है फ्लॉप्स के अंदर, जो कि इसकी एक यूनिट है, जिसका मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, मिप्स के अंदर नहीं किया जाता। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है।
फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करी जाए तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डिजाइन एंड बिल्ड अंडर NSM, दैट इज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। देखिए इस तरीके के मिशन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको जब भी इस तरीके के मिशन के बारे में बात करी जाती है तो आसपास की इन्फॉर्मेशन को जरूर कलेक्ट कर लिया करिए, ताकि अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है आप आंसर कर पाएं। तो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन जो था बाय CDAC, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी PHU वाराणसी में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था और परम शिवाय करके पहला हमारा सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रत्यूष है, मिहिर है, ये भी सुपर कंप्यूटर्स हैं, 2018 में आए थे लेकिन लेटर स्टेज पे आए। सबसे पहले आया था परम शिवाय। तो तीसरी स्टेटमेंट जो नाम दिया गया वो गलत है, आंसर हो जाएगा आपका B नहीं, क्योंकि आपसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका C। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, करेक्ट पूछा इनकरेक्ट पूछा, अदरवाइज आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किस चीज के बारे में बात करता है, APG एशिया पैसिफिक ग्रुप के बारे में पूछा गया। एशिया पैसिफिक ग्रुप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ रीजनल एफिलिएट ऑफ द पेरिस बेस्ड FATF। तो FATF का रीजनल एफिलिएट है ये, और वो क्या पेरिस बेस्ड है? देखिए 2-3 फैक्ट्स हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर, ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है FATF का ये रीजनल एफिलिएट हो लेकिन FATF पेरिस बेस्ड ना हो, ध्यान से पढ़िएगा। इट्स सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन जकार्ता, इंडोनेशिया। जो सेक्रेटेरिएट है जकार्ता में लोकेट करता है। इसे 1997 में बैंकॉक, थाईलैंड में फाउंड किया गया था। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और पाकिस्तान जो है आपस में अभी काफी न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे FATF पाकिस्तान को कंप्लायंस करने के लिए कह रहा है, अदरवाइज इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ऑलरेडी ये ग्रे लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। और पाकिस्तान की अगर प्रोग्रेस देखी जाए तो FATF का कहना है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस हैं, टेरर फाइनेंसिंग के जो केसेस हैं, वहां पे पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। और जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है जो कि FATF का एक एफिलिएट है, पेरिस बेस्ड FATF का एक एफिलिएट है, बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, उसने यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से कंट्री को, पाकिस्तान को अनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट के अंदर ही रिटेन करके रखा है। तो APG ने मनी लॉन्ड्रिंग को रिटेन करते हुए जो कंट्री है उसको अनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट के अंदर ही रखा है, पाकिस्तान को अनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट के अंदर ही रखा है। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। फाउंड कब किया गया था? तो 1997 बैंकॉक, थाईलैंड में से फाउंड किया गया था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका जो सेक्रेटेरिएट है दैट इज लोकेटेड इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा हमारा B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, इजी क्वेश्चन। टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय, क्या मीटी ने किया? देखिए इसमें टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और ट्राइबल्स की बात हो रही है, तो क्या मीटी ने किया है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, या फिर नन ऑफ द अबव, जिसमें ट्राइबल मिनिस्ट्री भी हो सकती है? सोचिए। चलिए, लास्ट टाइम डिस्कस किया था ट्राइफेड के बारे में, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ट्राइफेड इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और यहां पे इसी की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसने अभी छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन, IIT कानपुर के साथ मिलकर इसको 13 अक्टूबर को इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, टेक फॉर ट्राइबल्स। प्रोग्राम को टाइटल किया गया है टेक फॉर ट्राइबल्स, ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो ट्राइबल्स की हो सके, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ध्यान दिया जा सके, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया जा सके। ठीक है, और इसमें वन धन केंद्र जो है, जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, उनको भी इंटीग्रेट किया जाएगा इसके साथ। आंसर हमारा हो जाएगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का टेलीमेडिसिन को लेकर है। पूछा गया टेलीमेडिसिन को लेकर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज वेयर डिस्टेंस इज अ क्रिटिकल फैक्टर बाय ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT को यूज करके हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है। टेली कंसल्टेशन बाय E-संजीवनी एंड E-संजीवनी OPD हैव बीन इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट्स। E-संजीवनी OPD को स्टेट्स ने इंप्लीमेंट कर दिया है। इट सीक्स टू कनेक्ट all 1.5 lakh HWCs using the hub and spoke model by 2022। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये पर्टिकुलर टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट है, इसको काफ़ी प्रशंसा मिल रही है वर्ल्ड वाइड, और हेल्थ मिनिस्ट्री की जो टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव है E-संजीवनी, ये भी काफ़ी पॉपुलैरिटी जो है वो गेन कर रहा है पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में, क्योंकि कंसल्टेशन जो है वो सब कुछ ऑनलाइन दिया जा रहा है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो WHO के हिसाब से बिल्कुल सही डेफिनेशन दी गई है। टेलीमेडिसिन इज द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। मेन्स में पूछा जाता है तो आपको यही चीज़ लिखनी है। इसमें IT को यूज करके डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट किया जाता है, इंजरीज रिसर्च एंड इवेल्यूएशन, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर करी जाती हैं। ठीक है, अगर हम E-संजीवनी की बात करें तो यस, इट्स अ डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सिस्टम जो कि इंप्लीमेंट किया गया है आयुष्मान भारत
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी हमारी ठीक हो जाती है। साथ में ही ई संजीवनी ओपीडी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इट वॉज लॉन्च्ड अमिड द कोविड-19 क्राइसिस। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे इसे लॉन्च किया गया है और पेशेंट टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन है। तो ओपीडी वाला क्या है, पेशेंट टू डॉक्टर या डॉक्टर टू पेशेंट। ई संजीवनी क्या है, डॉक्टर टू डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे 1,50,000 हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स को हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू इंटीग्रेट किया जाएगा। तो यस, ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। आप मुझे बताइएगा हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, क्योंकि हब एंड स्पोक मॉडल को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एमसीक्यूज के अंदर। कमेंट सेक्शन में मुझे एक लाइन में ये बताइएगा। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। तो शुरुआत हमने करी थी आरटीआई के साथ। तो मैंने आपको बताया था सीआईसी का जो कार्यकाल है अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और भी काफ़ी सारे चेंजेस इसको लेकर करे गए हैं। 2.2 लाख जो आरटीआईज हैं उनके रिप्लाईज नहीं करे गए हैं, तो पेंडेंसी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था सेकंड क्वेश्चन सीआईसी को लेकर। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 में एस्टैब्लिश किया था इसे। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, 10 आईसीज इसके अंदर हो सकते हैं जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एज पर द कमेटी जो रेकमेंड करती है। ठीक है, सुओ मोटो पावर इनके अंदर दी जाती है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। रिलीज किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने बाइनली इसे रिलीज किया जाता है। टाइटल बीटन और ब्रोकन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है और यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो देखा जाएगा और लॉस जो है इंडिया का 420 बिलियन तक हो सकता है। देन नाक्स के बारे में देखा था, नोटिफाइड बाय सीपीसीबी 24 आवर्स के अंदर जो इसकी जो लिमिट है PM 2.5 की वो भी दी गई थी। और अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स जो सबसे डेंजरस हैं उसके ऊपर अभी तक कोई यहाँ पे पॉलिसी नहीं है। देन नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट वेरियस स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर टाइप की जो आपकी बटरफ्लाइज मॉथ्स थी उसके बारे में देखा था, जो स्टडीज करी गई अभी रिसेंटली हिमालय पे करी गई है। और यहाँ पे मैंने पूरा समझाया था कि कैसे अपर हाइट्स में ये बटरफ्लाइज शिफ्ट कर रही हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने देखा था हरिकेन डेल्टा के बारे में, यूएसए में आया था और अभी भी रिकवरी होने की यहाँ पे कोशिश करी जा रही है इसको लेकर। देन सुपर कंप्यूटर्स के बारे में देखा था, परम शिवाय वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, हमने देखा था आईआईटी बीएचयू के अंदर। साथ में फ्लॉप्स यूज किए जाते हैं इसके अंदर, डेफिनेशन आई ऑल्सो टोल्ड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में वी डिस्कस्ड अबाउट एशिया पैसिफिक ग्रुप। इट इज अ रीजनल एफिलिएट किसका, पेरिस बेस्ड FATF का, पाकिस्तान को लेकर न्यूज में था। जो सेक्रेटेरिएट है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है इसका और फाउंडेड इन बैंकॉक थाईलैंड। 9th क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था टेक फॉर ट्राइबल्स। वैसे नाम में टेक्नोलॉजी है तो लगता है कि मीटी का होगा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का होगा, वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का ही है और उसके अंदर ट्राइफेड जो है वो इसको इंप्लीमेंट कर रही है। लास्ट में हमने डिस्कस किया था टेलीमेडिसिन के बारे में, जिसमें ई संजीवनी डॉक्टर टू डॉक्टर, ई संजीवनी OPD डॉक्टर टू पेशेंट, ध्यान रखिएगा इसको। और यहाँ पे 1,50,000 हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स जो है उनको कनेक्ट करने की बात करी जा रही है एज पर हब एंड स्पोक मॉडल बाय 2022, ये भी ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक की जो डेफिनेशन थी वो भी मैंने आपको बता दी। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आपको जो प्रीलिम्स का आंसर करना है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। सेंडाई हमने लास्ट टाइम देखा था वो कहाँ पे लोकेट करता है, और जो मेंस का क्वेश्चन है वो मैं आपको netmock.com के ऊपर ही अपलोड करके दे दूंगा और वहां पे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर कर सकते हैं। अब अच्छी बात यह है कि इसके अंदर मेंस के आंसर के अंदर बाकी लोग भी अपने आंसर सबमिट कर रहे हैं, तो आप उनके आंसर्स भी पढ़ सकते हैं, उनको भी इवेल्युएट कर सकते हैं, वो आपके आंसर्स भी पढ़ सकते हैं और इससे आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से सीख सकते हैं, ताकि एग्जाम आते हुए जब एग्जाम सामने आता है मेंस का तो तब तक आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी हो। चलिए, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था जितेंद्र कुमार त्यागी ने उसका करेक्ट आंसर किया, सो कांग्रेचुलेशन जितेंद्र। आप हमें नेटमॉक प्रेप पे बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरीके से है, आपको कमेंट सेक्शन में मार्क्स अपने जरूर लिखने हैं और PDF जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई भी आपका डाउट होता है वो भी मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।